नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी हमें आंख दिखाई, हमने उन्हें माकूल जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे जवान क्या कर सकते हैं, इसे पूरी दुनिया ने लद्दाख में देखा है। आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। एक नाम और श्री अरविंद घोष क्रांति दूत से लेकर आध्यात्म की यात्रा, आज उनके संकल्प, उनका जन्मदिन है। हमें उनके संकल्पों को, हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के उनकी तरफ से आशीर्वाद बने रहे। हम एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे बड़े सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके,
कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त कर रहा हूं और राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बनकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिलकर के तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का पर्व हमारे लिए, ये स्वतंत्रता का पर्व आजादी के वीरों को याद कर करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। एक प्रकार से हमारे लिए ये नई प्रेरणा लेकर के आता है, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आता है। और इस बार तो हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत शुभ अवसर भी है, क्योंकि अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना है। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है। आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करेंगे और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों ने अखंड एक निष्ठ तपस्या करके त्याग और बलिदान की उच्च भावनाओं को प्रस्तावित करते हुए हमें जिस प्रकार से आजादी दिलाई है, उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। लेकिन हम ये बात न भूलें कि गुलामी के इतने लंबे कालखंड में कोई भी पल ऐसा नहीं था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जब आजादी की ललक न उठी हो, आजादी की इच्छा को लेकर के किसी ने प्रयास न किया हो, जंग न किया हो, त्याग न किया हो और एक प्रकार से जवानी जेलों में खपा दी, जीवन के सारे सपनों को फांसी के फंदों को चूम करके आहूत कर दिया। ऐसे वीरों को नमन करते हुए और फिर एक तरफ सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ जन आंदोलन का दौर, पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्र जागरण के साथ जन आंदोलन की एक धारा ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत मां की रक्षा पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को भी नमन किया और कहा कि सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत, समावेशी भारत के निर्माण के लिए संकल्प लेना चाहिए। 74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए उत्साह और उमंग का दिन है। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन सन 1947 में हमारे देश को अनगिनत त्याग और बलिदान के फलस्वरूप स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। मैं इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में स्वाधीनता का आंदोलन चला था। मैं इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
सरदार पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे भारत माता के उन सभी सपूतों को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद बेहतर परिणाम लेने में सफल हुआ है। मैं इसके लिए अपने सभी सहयोगियों को हृदय से इन सबका भी अभिनंदन करता हूं। याद रखना होगा हमें कि प्रधानमंत्री जी ने दूसरा मंत्र इस देश को दिया है और वास्तव में मंत्र केवल एक मंत्र नहीं बल्कि जीवन की वास्तविकता भी है। अगर हमें भारत को और भारत की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखना है तो हमें भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में प्रस्तुत करना होगा, एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होगा। और एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का रास्ता आत्मनिर्भर भारत की ओर से जाता है। आत्मनिर्भर भारत ही भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है और आत्मनिर्भर भारत ही इस देश को दुनिया के सामने एक मजबूत ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र मार्ग है। और आत्मनिर्भर पैकेज के तहत प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनेक कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ किए। यद्यपि स्वदेशी और स्वावलंबन के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वह एक जनपद एक उत्पाद की कार्य योजना हो, हर एक जनपद में एक नए उत्पाद को चिन्हित करते हुए उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसको तकनीक के साथ जोड़ना और वैश्विक बाजार में उसे पहुंचाने का कार्य जिस मजबूती के साथ एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, इसने उत्तर प्रदेश में निर्यात की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के दौरान अपने अन्नदाता किसानों के लिए जिस प्रकार की कार्य योजनाएं प्रारंभ हुई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य रहा हो, या फिर कोरोना कालखंड के दौरान किसानों के लिए समय से उनके पास मशीनरी उपलब्ध हो जाए, काल कुछ लॉकडाउन के बावजूद उनकी फसलों पर विपरीत असर न पड़े, यह कार्य भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है कि हमारे लगभग 3 करोड़ के आसपास किसान समय से अपनी फसल को काटने, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कार्य योजना प्रदेश शासन ने बनाई थी, उसको किसानों ने अंगीकार करते हुए इस कोरोना कालखंड के दौरान हम संकट में भी समाधान का मार्ग निकाल सकते हैं साबित करने का कार्य किया है। चाहे वे बड़े बड़े निर्माण के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो, प्रदेश में 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक, प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश में आए। लोगों को लगता है कि बड़ी आबादी आएगी, व्यवस्था फैलेगी, अराजकता फैलेगी। हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश का दिल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश अपने सभी कामगार और श्रमिकों को अपने साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश की समृद्धि में सहायक बनाएगा। और आज इसमें से अधिकतर कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में फिर से अपना योगदान दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अगर हम देश और दुनिया के अंदर देखें, कोरोना कालखंड के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जुलाई मास में देखेंगे तो हमने विगत वर्ष की तुलना में राजस्व का केवल 3% हमारा कम है। हम सबका दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने कुछ लक्ष्य दिए हैं। एक जब देश 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा, तो कैसा भारत होने चाहिए, कैसा भारत, एक ऐसा भारत जो स्वच्छता, समृद्धि और सुरक्षित होने की गारंटी दे सकता हो। और उस भारत के निर्माण के लिए जो भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना
उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का मार्ग कहीं से जाता है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य, प्रदेश के अंदर 30 लाख परिवारों को, 30 लाख गरीबों को एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कार्य, और इसी प्रकार के कार्य वृहद स्तर पर करने के लिए चाहे वह आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया हो, या फिर प्रदेश के अंदर 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के देने का कार्य प्रदेश के अंदर हो। ये सभी कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, या फिर गंगा एक्सप्रेस वे, मेट्रो के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक हो, समृद्ध हो, इन सभी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए आज प्रदेश के अंदर हमारे 4 शहर जहां पे मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन करने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की, जहां दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल के प्रथम वर्ष की गतिविधियों पर आधारित पुस्तक प्रतिबिंब का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम योगी के साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी से एक्टिव हो गई हैं। एसपी बीएसपी के बाद प्रसपा भी अब मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 2022 की लड़ाई के लिए सब कुछ त्याग करने की कह दिया है। शिवपाल ने अखिलेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि समाजवादी लोग फिर से एक हो जाएं। आज सफल लेते हैं कि जो शोषण हो रहा है जनता का, उसके खिलाफ हम अभी जो लड़ाई अधूरी है, उस लड़ाई को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे। ये आज हम लोग सफल लेते हैं। जब 22 की लड़ाई भी होने जा रही है, उसकी तैयारी कैसे रहेगी पार्टी? देखिए, हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं। इसके लिए हमने तो पूरा त्याग करने के लिए कह ही दिया है, लेकिन हम जनता के बीच में अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने प्रगतिशील के और जनता के बीच में जो जनता की राय है और जो जनता निर्णय रखेगी, उस निर्णय को हम लेकर के 1922 की लड़ाई को भी लड़ेंगे। लखनऊ के अस्पतालों में वीवीआईपी कल्चर हावी है। किसी वीआईपी के आने पर आम मरीजों को अस्पताल से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा ही नजारा लखनऊ के मेदांता अस्पताल में देखने को मिला, जहां रूटीन चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हुए थे। मुलाकात करने के लिए उनसे अखिलेश यादव पहुंचे और इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने इलाज के लिए ओपीडी में आए लोगों को बाहर कर दिया। यूपी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ध्वजारोहण किया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। और उन्होंने कहा कि भारत अनेकता में एकता रखने वाला देश है। जवाहरलाल नेहरू समेत कई क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से यह देश सबका है, सभी धर्म और सभी वर्गों को मानने वाला यह देश है। अनेकता में एकता इस देश की पहचान है। जिस तरह वर्तमान तभी तो बना रहा हूँ, जो हिल लो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है। किसान परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, गरीब परेशान है, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है। आरक्षण समाप्त करने पर यह सरकार लगी हुई है।
कोरोना महामारी के कार्यकाल में आज सरकार कहती आत्मनिर्भर बने। निश्चित रूप से इस सरकार के वर्तमान समय में जो कुरीतियां, भय, भ्रष्टाचार फैला रखी है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं बची है, बेटियों के सम्मान सुरक्षित नहीं है। अमरोहा के मंडी धनोरा तहसील में तैनात अमीनों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और तिगरी गंगा धाम पर पहुंचे अमीनों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल समाधि लेने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। जो हम 98 से 97 से हम सीजनल अमीन और अनुसेवक काम कर रहे हैं। एक तो संपूर्ण समायोजन की, नंबर 2 जो हमारी अवधि अब तक लगी है, जैसे हम 21 साल 22 साल हो गए, उसे इस अवधि में हमारी जोड़ा जा रेगुलरिटी में। नंबर 3 जो हमारे उसकी नियमावली है वेतनमान की, उसे पूर्ण वही माना जाए जैसे हम 97 से कर रहे हैं। ये 3 मांगे हैं सर हमारी। चंदौली में एक नर्सिंग होम संचालक का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पैसों का भुगतान ना होने पर अस्पताल संचालक ने महिला का शव देने से इनकार कर दिया। शव दिलवाने मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक मनोज सिंह की अस्पताल संचालक से कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदौली जिला के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल के पांडे जी, और उनके हॉस्पिटल में गरीब परिवार की महिला का मौत हुआ है। और मौत होने के बाद पहले 40,000 में बात हुई थी डिलीवरी में, और मौत होने के बाद वो 90,000 मांग रहे हैं। परिवार वाले 40,000 रुपया लेके गए थे और बॉडी भी नहीं देने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जब ये हालत है, मुझे मालूम पड़ा कि महेंद्र नाथ पांडे जी माननीय मंत्री जी के बहुत करीबी हैं। वो इस सह पर यह मरने के बाद भी लोगों से दूना तीना पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलंदशहर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखवार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर का कोरोना टेस्ट कराया गया, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुलंदशहर में अब तक 1722 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 38 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।